हेलो दोस्तों, नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबर में सबसे पहले आपको बताएंगे जहां कनाडाई प्रधानमंत्री ट्रूडो ने फिर उगला भारत के खिलाफ जहर, हिंदुओं के स्वास्थ्य को लेकर दिया जहरीला बयान। जी हां दोस्तों, बताएंगे क्या कहा इन्होंने। साथ ही साथ आपको बताएंगे जहां नेपाली गोरखाओं को अपने पाले में कर रहा है चाइना, पैसे और बेहतर सुविधाओं का दे रहा है लालच। भारत के खिलाफ ड्रैगन की क्या है ये नई चाल, सबसे पहले आपको बताएंगे। साथ ही साथ बताएंगे जहां सिख फॉर जस्टिस मुखिया पन्नू की धमकी के बाद एक्शन में आ गया अपना भारत। जी हां दोस्तों, एयर इंडिया फ्लाइट को लेकर जो धमकी दी गई थी उसके बाद भारत ने ये सबसे बड़ा एक्शन लिया है दोस्तों, और कनाडा को उसकी औकात बता दी है दोस्तों। एक से एक बड़ी खबर आपको बताएंगे, इसीलिए बने रहेगा वीडियो अंत तक। लेकिन खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी अपने भारत देश का दिल से समर्थन करते और मानते हैं कि मोदी है तो हर चीज मुमकिन है, तो इस वीडियो को भी कर दीजिए लाइक, चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ, तो चलते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहां कनाडाई प्रधानमंत्री ट्रूडो ने फिर उगला भारत के खिलाफ जहर, हिंदुओं के स्वास्थ्य चिन्ह को बताया नफरत फैलाने वाला। बता दें, कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो भारत विरोधी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे। उन्होंने ताजा विवाद में हिंदुओं के स्वास्थ्य चिन्ह को नफरत फैलाने वाला करार दिया है। सोशल मीडिया एक्सपर्ट ट्रूडो ने लिखा है कि वो नफरत फैलाने वाले चिन्हों को संसद के पास प्रदर्शित करने की इजाजत नहीं दे सकते। उन्होंने कल सुबह ट्वीट किया जिसमें उन्होंने कहा कि जब हम घृणित भाषा और कल्पना देखते हैं या सुनते हैं तो हमें इसकी निंदा करनी चाहिए। पार्लियामेंट हिल पर किसी व्यक्ति द्वारा स्वास्थ्य का प्रदर्शन अस्वीकार्य है, अनएक्सेप्टेबल है। कनाडाई लोगों को शांति पूर्वक इकट्ठा होने का अधिकार है, लेकिन हम यहूदी विरोधी भावना, इस्लामोफोबिया या किसी भी प्रकार की नफरत को बर्दाश्त नहीं कर सकते। जी हाँ दोस्तों, सोशल मीडिया पर लोग ट्रूडो के इस ट्वीट के लिए जमकर आलोचना कर रहे हैं और बता रहे हैं कि स्वास्थ्य चिन्ह पवित्रता का प्रतीक है, जबकि नाजियों का चिन्ह हेकेन क्रूज नफरत का प्रतीक है। कुछ दिनों पहले ही जस्टिन ट्रूडो ने संसद में बुलाकर एक नाजी युद्ध अपराधी को सम्मानित किया था। इसके बाद चहुं और आलोचना हुई थी जिसमें कनाडा का स्पीकर को इस्तीफा देना पड़ा था। ये तो रही दोस्तों ट्रूडो की बात, लेकिन आपको बता दें कि कल भारत ने कनाडाई पीएम को अच्छे तरीके से धोया दोस्तों, बहुत बढ़िया तरीके से सवाल किया गया। बता दें, निज्जर हत्या मामला पर भारतीय उच्चायुक्त ने कनाडा से किया सवाल, कहा कहां है तुम्हारे सबूत, है तो मुहैया कराओ ना। जी हाँ, बता दें कनाडा में भारत के उच्चायुक्त संजय कुमार वर्मा ने सिख अलगाववादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या को लेकर लगाए गए आरोपों के संबंध में ओटावा से सबूत मुहैया कराने को कहा। वर्मा ने साथ ही कहा है कि निज्जर की हत्या के मामले को लेकर कनाडा की जांच में उच्च स्तर के एक कनाडाई अधिकारी के सार्वजनिक बयानों से प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। वर्मा ने ग्लोब एंड मेल समाचार पत्र से एक साक्षात्कार में शुक्रवार को कहा है कि इस मामले में हमें कोई ऐसी विशिष्ट या प्रासंगिक सूचना मुहैया नहीं कराई गई है जिसके आधार पर हम उनकी मदद कर सकें। समाचार पत्र ने वर्मा के हवाले से कहा कि सबूत कहां है, इस जांच का निष्कर्ष कहां है। मैं एक कदम आगे जाकर कहूंगा कि जांच पर पहले ही प्रतिकूल प्रभाव पड़ चुका है। बहरहाल दोस्तों, स्वास्थ्य को लेकर जो बयान दिया है जस्टिन ट्रूडो ने, इसका आप कैसे जवाब देना चाहेंगे कमेंट के माध्यम से बताइएगा जरूर। चलते हैं अगली खबर की तरफ, जहां नेपाली गोरखाओं को अपने पाले में कर रहा है चीन, पैसे और बेहतर सुविधाओं का दे रहा है उनको लालच। भारत के खिलाफ आखिर ड्रैगन की एक कैसी नई चाल, बता दें नेपाल के गोरखाओं पर इन दिनों चीन की नापाक नजर पड़ चुकी है। वो उन्हें अपनी सेना में भर्ती के लिए जुगत बैठाने में जुट गया है। सुरक्षा सूत्रों ने चेतावनी दी है कि अगर भारत इन गोरखाओं का ठीक ढंग से ख्याल नहीं रखता है तो चीन इन्हें अपने पाले में कर सकता है। इसका मतलब हुआ कि कभी भारत की ओर से लड़ने वाले गोरखा जंग के मैदान में उसके खिलाफ ही खड़े हो सकते हैं। वर्तमान में गोरखा भारत और ब्रिटेन दोनों की सेनाओं में शामिल है। दरअसल गोरखा नेपाल के उन लोगों को कहा जाता है जो अपनी बहादुरी के लिए प्रसिद्ध है। गोरखाओं को पहली बार 1815 में नेपाल के साथ शांति समझौते के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जरिए भर्ती किया गया था। बाद में उन्होंने भारतीय और ब्रिटिश दोनों सेनाओं के लिए दशकों तक कई युद्ध लड़े। 1947 में भारत की आजादी के बाद हुए एक त्रिपक्षीय समझौते के तहत 10 गोरखा रेजिमेंटों में से 6 भारतीय सेना का हिस्सा बनी, जबकि 4 ब्रिटिश सेना में शामिल हो गई। जी हाँ दोस्तों, डेली एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक गोरखाओं के पास त्रिपक्षीय संधि की वजह से भारत और ब्रिटेन की सेना में नौकरी का मौका होता है। ब्रिटेन में 4000 गोरखा सैनिक मौजूद भी है, लेकिन केंद्र सरकार के जरिए लाई गई अग्निपथ योजना की वजह से गोरखा अब भारतीय सेना में शामिल होने के अनिच्छुक है। उन्हें लगता है कि 4 साल की सर्विस के बाद जब 25% को ही रिटेन किया जाएगा तो उनका भारतीय सेना में शामिल होने का फायदा नहीं है। जी हाँ, अब ऐसे में नेपाली गोरखाओं को अपने पाले में करने की पूरी कोशिश में लग चुका है चीन। पैसे और बेहतर सुविधाओं का भी दे रहा है लालच, क्योंकि चीन को पता है दोस्तों कि भारत के साथ चीजें कट रही हैं तो क्यों ना अच्छे तरीके से चीजें काट दी जाए और अपने पाले में इनको लेकर
आया जाए। अब इस पर दोस्तों क्या भारत सरकार को कोई नई कदम उठानी चाहिए? आप लोग क्या कहते हैं? गोरखा सेनाओं को लेकर सुझाव जरूर दीजिएगा दोस्तों, एक भारतीय होने के नाते। चलते अगली खबर की तरफ, जहां पर यूनाइटेड अरब अमीरात ने भारत में 50 अरब डॉलर निवेश का किया ऐलान। तिलमिला उठा चीन। बता दे भारत ने एक बार फिर चीन को एक ऐसा तगड़ा और बड़ा झटका दिया है कि ड्रैगन तिलमिला उठेगा। संयुक्त अरब अमीरात में भारत में 50 अरब डॉलर का निवेश करने की बात कही है। यूएई अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव से ठीक पहले भारत में 50 अरब डॉलर के निवेश का ऐलान कर सकता है। यूएई के इस फैसले से चीन का गुस्सा बढ़ना तो तय माना जा रहा है। यूएई ने तेजी से बढ़ रही भारत की इकॉनमी पर भरोसा करते हुए इस बड़े निवेश यानी 50 बिलियन डॉलर करीब दोस्तों 4 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश की बात कही है। चीन जो अपने इकोनॉमी को मजबूत करने के लिए विदेशी निवेश को तरस रहा है और भारत को मिल रहे इस निवेश से परेशान हो सकता है। दरअसल कोविड के बाद से चीन की हालत खराब है। चीन अपनी गिरती इकोनॉमी को संभालने में जुटा हुआ है। रियल एस्टेट से मिले झटके ने चीन को इकोनॉमी की नींव को हिलाकर रख दिया है। चीन की कंपनियां दिवालिया हो रही हैं तो वहीं विदेशी कंपनियां साथ छोड़ रही हैं। इकोनॉमी में जान फूंकने के लिए चीन विदेशी निवेश की ताक में है, लेकिन यूएई के इस ऐलान से बड़ा झटका लगा है। जी हाँ, ये निवेश इस बात के संकेत है कि दुनिया भर के देश भारत की तेज रफ्तार से भाग रही इकोनॉमी को देख उसका साथ दे रहे हैं। भारत और यूएई के बीच रिश्ते और मजबूत हो रहे हैं। यूएई से आने वाले इस निवेश से भारत में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और इंफ्रास्ट्रक्चर को काफी मजबूती मिलेगी। जी हाँ, ऐसे में दोस्तों मोदी है तो मुमकिन है कहना बिल्कुल मत भूलिएगा। आप लोग चलते हैं अगली खबर की तरफ, जहाँ वंदे भारत राजधानी ट्रेन और शताब्दी ट्रेन को उड़ाने की दी धमकी। स्टेशन मैनेजर से मांगे 1.5 करोड़ रुपए। बता दे बिहार की राजधानी पटना में वंदे भारत शताब्दी और राजधानी एक्सप्रेस ट्रेनों को उड़ाने की धमकी मिली है। अज्ञात शख्स ने राजेंद्र नगर टर्मिनल के स्टेशन प्रबंधक को डाक से धमकी भरा पत्र भेजा है। आरोपित ने 1.5 करोड़ रुपए की मांग की है। रुपए न देने पर नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस की तरह ही राजधानी शताब्दी और वंदे भारत ट्रेन को उड़ाने की बात कही है। स्टेशन प्रबंधक के आवेदन पर इस संबंध में रेल पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। पत्र भेजने वाले की पहचान कर उसे गिरफ्तार करने के प्रयास में पुलिस जुट गई है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में जो इस प्रकार की धमकियां देते हैं दोस्तों, क्या उनको इतनी अकल नहीं होती कि इतने प्यार से तो उनको पैसा मिल नहीं जाएगा, फिरौती मिल नहीं जाएगी, ऊपर उन पर केस और हो जाएगा। न जाने क्या सोच करके ये धमकियां दी जाती है। बहरहाल जैसे ही पकड़ में आएगा दोस्तों, कोई भी खबर आएगी सबसे पहले आपको बताएंगे। चलते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जहां पुलवामा में मजदूर और पुलिसकर्मी के हत्यारों की जानकारी देने वालों को 10 लाख रुपए दिए जाएंगे। जी हाँ, डीजीपी स्वयं का सबसे बड़ा बयान। बता दे जम्मू और कश्मीर में आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने वालों की जानकारी देने पर 10 लाख रुपए दिए जाएंगे। ये ऐलान जम्मू और कश्मीर के नवनियुक्त पुलिस प्रमुख आर स्वयं ने रविवार को किया है। उन्होंने कहा है कि केंद्र शासित प्रदेश में हाल ही में एक गैर स्थानीय मजदूर, एक पुलिस कांस्टेबल की लक्षित हत्या और एक को गंभीर रूप से घायल करने के बारे में जानकारी देने वाले को पुरस्कृत किया जाएगा। पुलिस महानिदेशक ने कड़े शब्दों में यह भी कहा है कि किसी को बख्शा नहीं जाएगा। दोस्तों आपको बता दें कि हाल ही में श्रीनगर के ईदगाह इलाके में आतंकियों ने एक इंस्पेक्टर मसरूर अली पर गोली चला दी थी, जिनकी हालत अभी गंभीर है। इसके अलावा पुलवामा के टुमची नौपोरा में एक गैर स्थानीय मजदूर मुकेश कुमार और पट्टन के वेलू उरलपोरा में हेड कांस्टेबल गुलाम मोहम्मद की अज्ञात आतंकवादियों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। जी हाँ, चलते अगली खबर की तरफ, जहां पर सिख फॉर जस्टिस के मुखिया गुरपतवंत सिंह पन्नू की धमकी के बाद एक्शन में आया भारत। हिंदुस्तान कनाडा से एयर इंडिया फ्लाइट की सुरक्षा बढ़ाने की करेगा मांग। बता दें खालिस्तानी आतंकी और प्रतिबंधित संगठन सिख फॉर जस्टिस के मुखिया गुरपतवंत सिंह पन्नू ने भारत को धमकी देते हुए कहा था कि सिख समुदाय से ताल्लुक रखने वाले लोग 19 नवंबर को एयर इंडिया की फ्लाइट से सफर करने से बचे। इस दिन उनकी जान को खतरा हो सकता है। इस चेतावनी के बाद भारत कनाडा आने जाने वाली एयर इंडिया की फ्लाइट सुरक्षा के लिए कनाडाई अधिकारियों से बात करेगा। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक ओटावा में भारत के उच्चायुक्त संजय कुमार वर्मा ने कहा कि हम कनाडा से आने जाने वाली एयर इंडिया की फ्लाइट को लेकर खतरे को संबंधित कनाडाई अधिकारियों के सामने मुद्दा उठाएंगे। संजय कुमार वर्मा ने एचटी को हिंदुस्तान टाइम्स को दिए इंटरव्यू में कहा कि भारत और कनाडा के बीच द्विपक्षीय नागरिक उड्डयन समझौते में ऐसे धमकी खतरों से निपटने के नियम हैं। आपको बता दें दोस्तों कि सिख फॉर जस्टिस के जनरल वकील गुरपतवंत सिंह पन्नू ने शनिवार को जारी एक वीडियो में एयर इंडिया के फ्लाइट से जुड़ी धमकी दी थी, जिस पर अब भारत सरकार ने बड़ा फैसला किया है। यानी कि दोस्तों ये बात कह करके भारत ने जता दिया है कि हमारे तरीके से और हमारी तरफ से पूरी सिक्योरिटी है, पूरा सुरक्षा तंत्र एक्टिव है। अगर कोई भी बात होगी तो वो कनाडा की तरफ से होगी। इसीलिए हम कनाडा सरकार से अनुरोध करते हैं कि वहां पर एयर इंडिया फ्लाइट्स को पूरे तरीके से सिक्योर रखा जाए। जी हाँ दोस्तों,
दोस्तों, भारत ने ऐसी बात करके कनाडा को यह जता दिया है कि कुछ भी बात होगी तो सबसे बड़ी गलती तुम्हारी ही होगी। चलते दोस्तों अगली खबर की तरफ, जहां खालिस्तानी संगठन एसएफजे का बहुत बड़ा ऐलान, अमेरिका में 28 जनवरी को होगा अगला जनमत संग्रह। बता दें खालिस्तानी अलगाववादी भारत के खिलाफ कनाडा ब्रिटेन में अपनी गतिविधियों को बढ़ाने के बाद अब अमेरिका में अपने पैर पसारने का प्रयास कर रहा है। जी हां, अमेरिका में सैन जोस कैलिफोर्निया के आईटी उद्यमी वक्ता कार्यकर्ता सुखी चहल ने बताया है कि सिख फॉर जस्टिस के संयोजक अवतार सिंह पन्नू ने कल कैलिफोर्निया के युवा सिटी गुरुद्वारा के मंच से घोषणा की है कि खालिस्तान जनमत संग्रह का अगला चरण 28 जनवरी 2024 को सैन फ्रांसिस्को में होगा। जी हां, सुखी चहल ने कहा है कि ये एसएफजे द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका में इस तरह का बकवास जनमत संग्रह कराने का प्रयास करने का पहला उदाहरण है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि कुछ लोगों के कार्यों को मेहनती मुख्य धारा के सिख समुदाय पर नकारात्मक परिणाम हो सकता है। दोस्तों वैसे में देखना यह होगा कि जो बाइडेन सरकार क्या फैसला लेती है, क्या ये जनमत संग्रह होने देती है या कहीं ना कहीं भारत सरकार के दबाव में अमेरिका को आना ही पड़ेगा। चलते एक और खबर की तरफ, जहां शरणार्थी शिविर पर इजरायली सेना का बड़ा हमला, बम धमाके में 50 से अधिक मौत, दर्जनों घायल। बता दें इजराइल और हमास का हिंसक संघर्ष 1 महीने से चल रहा है। ताजा घटनाक्रम में गाजा पट्टी पर शरणार्थी शिविर में धमाके की रिपोर्ट आई है। CNN की रिपोर्ट में अस्पताल के अधिकारियों के हवाले से बताया गया है कि शनिवार देर रात मध्य गाजा पट्टी में अल मगाजी शरणार्थी शिविर में शक्तिशाली विस्फोट हुआ। धमाके में 50 से अधिक लोग मारे गए जबकि दर्जनों लोग घायल भी हुए हैं। इजरायली सेना ने घटना पर तुरंत कोई टिप्पणी नहीं की है। खबर के अनुसार दीर अल बलाह में पास के अल अक्सा शहीद अस्पताल में संचार निदेशक मोहम्मद अल हज ने कहा कि विस्फोट में 52 लोगों की जान चली गई। गौरतलब है कि उन्होंने इस विस्फोट के लिए इजरायली हवाई हमले को जिम्मेदार ठहराया। CNN की रिपोर्ट के मुताबिक संचार निदेशक ने बताया कि विस्फोट इजरायली हवाई हमले का नतीजा था। साथ ही साथ अगली खबर की बात करें इसी से जुड़ी, जहां पर दोस्त और दुश्मन सुन ले, बंधकों की रिहाई के बिना युद्ध विराम नहीं। जी हां, हमास से जंग के बीच नेतन्याहू की 2 टुक चेतावनी। बता दें इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि बंधकों की यानी कि हॉस्टेजेस की रिहाई के बिना युद्ध विराम नहीं होगा। उन्होंने कहा कि ये बात हम अपने दोस्तों और दुश्मनों से कह रहे हैं। हम तब तक हमले जारी रखेंगे जब तक हम उन्हें हरा नहीं देते। नेतन्याहू ने कल रेमन एयरफोर्स बेस का दौरा किया और एयर क्रू फाइटर्स और ग्राउंड क्रू कर्मियों से मुलाकात की। पीएम नेतन्याहू ने एयरफोर्स के जवानों से बातचीत की और उन्हें F-16I फाइटर जेट के इस्तेमाल के बारे में जानकारी दी। पीएम नेतन्याहू ने कहा कि हमारे दुश्मनों ने हमें गलत समझा। उन्होंने सोचा कि हम पलटवार नहीं करेंगे। हमने न सिर्फ इसका करारा जवाब दिया बल्कि अब हम कंधे से कंधा मिलाकर लड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं कि बंधकों की रिहाई के बिना कोई युद्ध विराम होगा ही नहीं। जी हां दोस्तों, एक बात तो माननी पड़ेगी कि जिस हिसाब से हमास ने युद्ध छेड़ा था, इजराइल ने उसी हिसाब से हमास को पूरे तरीके से ठंडा कर दिया दोस्तों। और अब इजराइल उन पर हावी हो चुका है, भारी पड़ चुका है। अब ऐसे में हमास के कमांडर का बहुत बड़ा खुलासा, 7 अक्टूबर के हमले का बताया असली प्लान। कहा आम इजरायलियों को मारना तो हमारा प्लान था ही नहीं। जी हां, हमास एक टॉप मिलिट्री कमांडर अपने पॉलिटिकल लीडर्स पर भड़क गया है। इसने एक चौंकाने वाला बयान दिया। कमांडर ने कहा है कि 7 अक्टूबर का हमला इजराइल के आम नागरिकों को टारगेट करने के लिए था ही नहीं। डेली मेल के रिपोर्ट के मुताबिक रविवार को इंटरव्यू में 400 हमास आतंकियों वाली बटालियन के लीडर ने दावा किया है कि 7 अक्टूबर के हमले में शुरुआती योजना इजरायली सैनिकों को मारने की थी। इसके साथ वो कुछ इजरायली सैनिकों को बंधक बनाना चाहते थे। उसने आगे कहा कि गाजा के बाहर रहने वाले हमास के राजनीतिक नेताओं ने अंतिम समय पर आदेश बदल दिया। नया आदेश आने के कारण 1400 से ज्यादा इजरायली लोगों की क्रूरता के साथ हत्या हुई, जिसमें बच्चे, महिलाएं और बुजुर्ग भी शामिल थे। इसके अलावा सैकड़ों इजरायली नागरिकों को गाजा में बंधक बना लिया गया। इस आतंकी ने कहा कि मैं 7 अक्टूबर के हमलों की योजना बनाने वालों में से एक हूं। हमें उम्मीद नहीं था कि ये इतना बढ़ जाएगा। हमारे लीडरशिप ने युवा लड़ाकों से बात की। चलते दोस्तों अगली खबर की तरफ, जहां असम से सीधे दिल्ली पहुंचे भूटान नरेश, पीएम मोदी जी से करेंगे मुलाकात। जी हां, भूटान नरेश जिग्मे खेसर नाम ग्याल वांगचुक 3 नवंबर से शुरू हुई अपनी 8 दिवसीय भारत यात्रा के तहत रविवार को दिल्ली पहुंचे और हवाई अड्डे पर विदेश मंत्री जयशंकर जी ने गर्मजोशी से उनकी अगवानी की। ये भारत द्वारा उनकी यात्रा को दिए जा रहे महत्व को रेखांकित करता है। वांगचुक की भारत यात्रा भूटान और चीन द्वारा अपने दशकों पुराने सीमा विवाद के शीघ्र समाधान के लिए नए सिरे से की जा रही कोशिश के बीच हो रही है। भारत भूटान और चीन के बीच सीमा विवाद पर बातचीत पर करीबी से नजर रख रहा है, क्योंकि इसका भारत के सुरक्षा हितों पर प्रभाव पड़ सकता है। खासकर डोकलाम ट्राई जंक्शन
क्षेत्र में वांगचुक की भारत की 8 दिवसीय यात्रा 3 नवंबर को गुवाहाटी से शुरू हुई। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर पोस्ट किया कि महामहिम भूटान नरेश का नई दिल्ली आने पर विदेश मंत्री जयशंकर ने गर्मजोशी से स्वागत किया। महामहिम भारत की आधिकारिक यात्रा पर है। उन्होंने कहा कि यह यात्रा एक अहम साझेदार के साथ मित्रता और सहयोग के घनिष्ठ संबंधों को और मजबूत करेगी। भूटान नरेश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जयशंकर से मुलाकात करने का कार्यक्रम है। विदेश मंत्रालय ने 2 नवंबर को कहा था कि भूटान नरेश की यात्रा दोनों पक्षों को द्विपक्षीय सहयोग के संपूर्ण आयाम की समीक्षा करने और विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय साझेदारी को आगे बढ़ाने का अवसर प्रदान करेगी। पिछले महीने भूटान के विदेश मंत्री टन डी दोरजी ने बीजिंग में अपने चीनी समकक्ष वांग यी के साथ बातचीत की थी। साथ ही साथ अगली खबर की बात करें जहां टीम इंडिया ने दक्षिण अफ्रीका को दी पटकनी। पीएम मोदी, अमित शाह जी, राजनाथ सिंह, नड्डा और योगी से लेकर राहुल गांधी तक ने ट्वीट करके दी बधाई। किसने क्या कहा बता दें। क्रिकेट विश्व कप में टीम इंडिया ने रविवार यानी 5 नवंबर को दक्षिण अफ्रीका को हरा दिया और इस जीत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत अन्य राजनीतिक हस्तियों ने टीम इंडिया को बधाई दी। पीएम मोदी ने अपने एक्स हैंडल से पोस्ट किया कि हमारी क्रिकेट टीम ने एक बार फिर विजयी होकर दिखा दिया है। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ शानदार प्रदर्शन के लिए टीम को बधाई। बढ़िया टीम वर्क। उन्होंने आज शानदार पारी खेलने वाले विराट कोहली को जन्मदिन का शानदार तोहफा भी दिया। और दोस्तों बिलेटेड लेकिन हैप्पी बर्थडे आप लोग जरूर कमेंट में कहिएगा विराट कोहली को। साथ ही साथ गृह मंत्री अमित शाह जी ने लिखा कि विश्व कप 2023 में एक और उपलब्धि, दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ मैच जीतने के लिए हमारी क्रिकेट टीम को बधाई। आपने अपनी विजयी भावना को संपूर्ण प्रतिभा के साथ प्रदर्शित किया। आपके शानदार प्रदर्शन से देश गौरवान्वित है। जीत जारी है। जी हाँ, और भी लोगों ने ट्वीट किया दोस्तों। सीएम योगी आदित्यनाथ जी ने, शिवराज सिंह ने, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने, नड्डा जी ने, राहुल गांधी ने, सीएम अशोक गहलोत ने, ये सारे ट्वीट्स आप देख पा रहे होंगे। अगली खबर की बात करें जहां पर इस मैच से जुड़ी जो मेन मुद्दा था दोस्तों वो हम आपको ये बताने वाले थे कि भारत की जीत पर शोएब अख्तर ने कह दी ऐसी बात सुनकर चिढ़ जाएंगे फैंस, बुमराह पर है शक जैसा बयान दिया। बता दें भारतीय टीम वर्ल्ड कप 2023 में अजय सफर जारी है। शोएब अख्तर ने टीम इंडिया के खिलाड़ियों को लेकर तरह तरह की बातें कही हैं। पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर शोएब अख्तर वर्ल्ड कप 2023 को लेकर काफी एक्टिव हैं। वो आए दिन सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी प्रतिक्रियाएं देते रहते हैं। अब उन्होंने जी न्यूज से बात करते करते हुए भारत की वर्ल्ड कप 2023 में 8वीं जीत पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने टीम इंडिया के प्रदर्शन पर कहा कि साउथ अफ्रीका ने कोशिश की लेकिन ये क्या हो रहा है, मुझे तो समझ नहीं आ रहा ये क्या हो रहा है। मुझे लगता है कि रिव्यू सिस्टम ठीक नहीं था, गेंद स्टंप पर नहीं लग रही थी, बुमराह का बॉल जी सिम कर रहा था, मुझे उस पर शक है। मुझे सिराज का भी ठीक नहीं लग रहा है, मोहम्मद शमी का भी नहीं पता कि वो फॉर्म में क्यों नहीं है। जी हाँ, ऐसे आरोप लगाए गए हैं दोस्तों शोएब अख्तर के द्वारा। अगली खबर की बात करें जहां जापानी पीएम किशिदा ने कहा कि दक्षिण चीन सागर की रक्षा के लिए जापान, फिलीपींस और अमेरिका हुए एकजुट। बता दें जापानी प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा ने शनिवार को कहा कि दक्षिण चीन सागर की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए उनका देश फिलीपींस और अमेरिका सहयोग कर रहा है। वो मनीला की सुरक्षा क्षमताओं को बढ़ाने में मदद करने के लिए प्रतिबद्ध है। फिलीपीन की आधिकारिक यात्रा पर आए किशिदा ने राजधानी मनीला में फिलीपीन कांग्रेस के समक्ष एक संबोधन में कहा कि दक्षिण चीन सागर में समुद्र की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए त्रिपक्षीय सहयोग चल रहा है। किशिदा और राष्ट्रपति फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर शुक्रवार को सैन्य सहयोग को मजबूत करने के लिए पारस्परिक सैन्य पहुंच समझौते पर बातचीत शुरू करने पर सहमत हुए क्योंकि चीन इस क्षेत्र में तेजी से मुखर हो रहा है। साथ ही साथ अगली खबर की बात करें जहां नेपाल में 500 सालों से नहीं आया बड़ा भूकंप, अब हिली धरती तो भारत तक मचेगी तबाही। वैज्ञानिकों ने दे दी नई टेंशन। जी हाँ, अचानक आए भूकंप से जाजरकोट जिले के गांव में अधिकांश घर या तो ढह गए या गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हो गए, जबकि कस्बों में कुछ कंक्रीट के घर भी क्षतिग्रस्त हो गए हैं। भूकंप के बाद वैज्ञानिकों ने चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि अभी और भयावह भूकंप दस्तक दे सकता है। अब ऐसे में आपको बता दें दोस्तों कि नेपाल में आए भूकंप के बीच संकट मोचन बनेगा अपना भारत। गंभीर रूप से घायलों को इलाज के लिए भेजा जाएगा इंडिया। जी हाँ, अधिकारियों ने कई घायलों को तहलहटी अस्पताल में ट्रांसफर कर दिया है। हालांकि इसके बावजूद गंभीर रूप से घायल लोगों को एयर एम्बुलेंस के मदद से भारत भेजा जाएगा और भारत इतनी मदद नेपाल की कर रहा है। जी हाँ दोस्तों, लेकिन नेपाल फिर भी चीन की तरफ कहीं ना कहीं झुकता नजर आता है। लेकिन भारत दोस्तों कभी भी किसी के साथ बैर नहीं बनाता, हर किसी के साथ प्यार का ही भावना दिखाने की कोशिश करता। अगर आप भी मानते हैं कि यही क्वालिटी भारत को आज आगे लेकर जा रही है दोस्तों, तो अपनी राय अवश्य दीजिएगा और हमें गर्व है कि हम भारतीय हैं कहना मत भूलिएगा। अगली खबर की बात करें जहां पर महादेव एप्लीकेशन के मालिक का बड़ा दावा, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने यूएई जाने की दी थी सलाह। बता दें महादेव ऐप के कार्यकर्ताओं द्वारा कथित तौर पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर 508 करोड़ रुपए लेने के
ईडी के दावे के बाद एक नया दावा हुआ है। महादेव ऐप के कथित मालिक ने दावा किया है कि भूपेश बघेल ने उनको यूएई जाने की सलाह दी थी। मनी लॉन्ड्रिंग का आरोपी शुभम सोनी का आरोप छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के मतदान के कुछ दिन पहले आया है। जी हाँ, साथ ही साथ दोस्तों आपको बड़ी खबर बता दें, जहां पर नीतीश को पलटू राम कहकर जातिगत जनगणना पर अमित शाह जी ने सुनाई खरी खरी। कहा मुस्लिमों की आबादी जानबूझकर ज्यादा दिखाई गई। बता दें, बिहार में जातिगत जनगणना के नतीजों को लेकर रविवार को गृह मंत्री अमित शाह ने नीतीश सरकार पर जमकर हमला बोला। अमित शाह ने सर्वे को छलावा बताते हुए कहा कि इसमें जानबूझकर मुस्लिमों और यादवों की आबादी बढ़ाकर दिखाई गई है। अमित शाह ने कहा कि इस सर्वे में सबसे कम अति पिछड़ा आया है। उन्होंने पूछा कि क्या लालू यादव अति पिछड़ा को सीएम पद देंगे। बिहार में मुस्लिम तुष्टीकरण किया जा रहा है। मुजफ्फरपुर के पताही में एक रैली में अमित शाह ने कहा कि इसे तुष्टीकरण की राजनीति बताते हुए आरोप लगाया कि बिहार में जाति सर्वेक्षण कराने का फैसला तब लिया गया था जब नीतीश कुमार एनडीए का हिस्सा थे। पिछले साल जेडीयू ने बीजेपी से नाता तोड़कर कांग्रेस, आरजेडी और वाम दलों के महागठबंधन का दामन थाम लिया था। जी हाँ, इतना ही नहीं दोस्तों, एक और खबर बता दें, जहां पर एमपी में अखिलेश यादव ने कांग्रेस को बताया चालू पार्टी। कहा उसे वोट मत देना, हमें धोखा दे सकती है तो आपके साथ ऐसा क्यों नहीं कर सकती है। जी हाँ, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने रविवार को टीकमगढ़ जिले के जतारा में एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस और भाजपा दोनों पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को वोट मत देना, कांग्रेस बहुत चालू पार्टी है। कांग्रेस वोटों के लिए जाति आधारित जनगणना चाहती है। जब उनसे पूछा गया कि यदि उनकी पार्टी मध्य प्रदेश में किंग मेकर बनती है तो वो किसके साथ मिलकर सरकार बनाएंगे, तो उन्होंने जवाब दिया है कि किंग मेकर बनना जरूरी नहीं है। पहले पिछड़ों को 27% आरक्षण दिलाना पहली प्राथमिकता होगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को वोट मत दीजिए, बीजेपी को वोट मत दीजिए। यदि आपको राशन के नाम पर कुछ नहीं मिल रहा है तो आप बीजेपी को वोट क्यों देंगे। कांग्रेस को वोट मत दीजिए, कांग्रेस बहुत चालाक पार्टी है, कांग्रेस से सावधान रहोगे या नहीं। बंसल जी दुखी थे कि कांग्रेस ने उन्हें धोखा दे दिया। यदि कांग्रेस हमें धोखा दे सकती है तो आपके साथ ऐसा क्यों नहीं कर सकती है। जी हाँ, ऐसा बयान दोस्तों अखिलेश यादव ने दिया है कांग्रेस को लेकर। अगली खबर की बात करें, जहां कांग्रेस का वोटरों से अजब गजब वादा। दोस्तों आप भी जानकर सुनकर हंसी से लोटपोट हो जाएंगे। जी हाँ, वादा किया जा रहा है कांग्रेस की तरफ से कि हमारी सरकार आई तो देंगे मुफ्त में अंतिम संस्कार के लिए लकड़ियां। जी हाँ, छत्तीसगढ़ में अपनी सत्ता बरकरार रखने के लिए कांग्रेस ने पूरा दम झोंक दिया है। मतदाताओं को अपने पाले में लाने के लिए कांग्रेसी नेता दिन रात मेहनत कर रहे हैं और अजीबोगरीब घोषणा कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, सीएम बघेल ने कहा कि राज्य में कांग्रेस की सरकार बने रहने पर शहरी निकायों में अत्यंष्टि के लिए लकड़ी का प्रबंध सरकार की ओर से किया जाएगा। कांग्रेस के सभी वादों में से एक इस अत्यंष्टि वादे वाले लोगों का ध्यान आकर्षित किया है। सियासी गलियारों में भी कांग्रेस के इस वादे की चर्चा जोरों पर है। अंत्येष्टि का मतलब होता है दोस्तों अंतिम संस्कार के लिए लकड़ियां दी जाएंगी। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे, अपनी राय अवश्य दीजिएगा। बहरहाल ये थे भी की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी, आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी तो इस वीडियो को दोस्तों में, भाइयों में, रिश्तेदारों में शेयर जरूर कर दीजिएगा और अभी कर दीजिए वीडियो को लाइक, चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत।